मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खलजी साम्राज्यवाद। आप खलजी राजवंश से भली भांति परिचित हैं। आपने जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा है और आज क्योंकि उसमें हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा फर्स्ट पार्ट में। और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इन खलजियों का एक सामान्य परिचय। अभी लास्ट वाली क्लास में आपको बता दिया गया था खलजी क्रांति के बारे में। अब इनके परिचय के रूप में आप देखिएगा, सबसे पहले डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि खलजी जो थे वो तुर्क थे, किंतु ये काफ़ी लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे और अफगानिस्तान में रहने के कारण इन्होंने यहाँ की आदतों को और रीति रिवाजों को स्वीकार कर लिया था या उन्हें अपना लिया था। इनमें से बहुत ने तुर्की आक्रांताओं के साथ उनके सैनिकों के रूप में और बहुत ने मंगोल आक्रमणों के समय शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश किया और तुर्की सुल्तानों और अमीरों की सेवा की। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो खलजी थे वो खलजी भी बाहर से ही आए थे। इलबरी तुर्कों के समान वो भी बाहर से ही भारत में आकर रहे और यहाँ पर उन्होंने लंबे समय तक अपना शासन संचालित किया था। अब इसमें आप देखिएगा वुलजले हेग हैं, रॉबर्टी हैं, बार्थलोड हैं, ये भी इसी मत को स्वीकार करते हैं के.एस. लाल के को कि खलजी जो थे वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे और उन्होंने मंगोल आक्रमणों के समय यहाँ शरणार्थी के रूप में और तुर्क आक्रांताओं के साथ उनके सैनिक के रूप में प्रवेश किया था। अब इसमें आप देखिएगा सबसे पहला जो सुल्तान था वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी और इसने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। अब जलालुद्दीन खिलजी का यदि हम सामान्य परिचय लें तो जलालुद्दीन खिलजी खलजी वंश का संस्थापक था। जैसा भी हमने पढ़ा था कि कैकुबाद ने इसे आरजे मुमालिक यानी सेना के निरीक्षक के रूप में भर्ती किया था और उसी पद पर रहते हुए उसने गुलाम वंश के सुल्तानों की कमजोरियों का लाभ उठा करके स्वयं सत्ता भी प्राप्त की थी। संभवतः नासिरुद्दीन के शासन काल में राजकीय सेवाएं जलालुद्दीन खलजी द्वारा प्राप्त की गई थी और बाद में ये शाही अंगरक्षक भी बना था। कैकुबाद के समय आरजे मुमालिक का महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद इसे प्राप्त हुआ था। 13 जून 1290 ईस्वी को कीलूगढ़ी में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ और उसने फिरोज शाह की उपाधि धारण की। आप देखिए, जिस समय जलालुद्दीन खलजी सुल्तान बना उस समय इसकी आयु जो थी वो 70 वर्ष की थी। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि इतनी उम्र में उसके अंदर जो सैनिक प्रतिभाएं थी उनका अभाव नहीं था और अपनी उन्हीं योग्यताओं के कारण वह एक साधारण राजकीय सेवा में नियुक्त होने के बाद सुल्तान के पद तक पहुंचा था। अब देखिए, जब इसका राज्याभिषेक हो गया उसके बाद स्वाभाविक है, क्योंकि शासन की बागडोर उसके हाथ में थी, सुल्तान के पद पर वह नियुक्त था, तो एक सुल्तान सर्वप्रथम किस प्रकार की नीति का पालन करता है या अपने प्रशासन में उसने किस प्रकार की नीति का पालन किया। तो आप देखिए, उसके द्वारा उदार शासन नीति अपनाई गई थी, क्योंकि जलालुद्दीन खलजी जो था वह बहुत ही उदार सुल्तान था। अब इसके लिए आप देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म्स में आपको बता रही हूँ। खलजी सरदारों के साथ साथ तुर्की सरदारों को भी उसने प्रशासन में महत्व दिया। यद्यपि आप देखिएगा तुर्की सरदार जो थे वो खलजियों से घृणा करते थे, उन्हें हीन मानते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खलजी द्वारा उनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए उन्हें भी महत्वपूर्ण पद प्रदान उसने किए। दूसरी ओर यदि हम अब इस दूसरे पॉइंट को देखें, बड़े पुत्र को उसने खाना यानी
जो जलालुद्दीन का सबसे बड़ा पुत्र था उसे खाने खाना, दूसरे पुत्र को अरकली खां, तीसरे पुत्र को कद्र खां और अपने चाचा को ताजुल मुल्क की पदवी प्रदान की। अब देखिए, जहाँ पहले पॉइंट में ये देखते हैं कि तुर्की सरदारों को उसने महत्ता प्रदान की। यदि हम इस दूसरे पॉइंट को देखें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जलालुद्दीन खलजी ने कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद का भी ध्यान रखा था और संभवतः इसीलिए उसने अपने प्रियजनों, अपने परिवारजनों और अपने सगे संबंधियों को महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण पदवियां प्रदान की थी। इसी तरह से आप देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन का दामाद भी था और भतीजा भी था, उसे अमीर ए तुजक का पद प्रदान किया और उसके छोटे भतीजे को, यानी जलालुद्दीन का जो छोटा भतीजा था अलमास बेग, उसे अखूर बेग का पद प्रदान किया। इसी तरह अपने भाई को योगेश खान की पदवी व आरिज़े मुमालिक का पद प्रदान किया गया। बलवन के भतीजे को, यहाँ पर आप पुनः एक बार देखिएगा कि जो तुर्की सुल्तानों की महत्ता की बात थी, इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि उसने अपनी इस बात को बरकरार रखा। बलवन का भतीजा था, उसका नाम था मलिक छज्जू, उसे भी उसने कड़ा और माणिकपुर का जो कि महत्वपूर्ण स्थान था, वहां का सूबेदार नियुक्त किया। अब आप देखिए, उसने इस कठोर नीति का, इस उदार नीति का पालन क्यों किया? क्योंकि वो हृदय से बड़ा उदार था और उसने कठोर नीति का त्याग करके, रक्तपात से उसको घृणा थी, इस कारण उसने कठोर नीति का त्याग कर दिया जो पूर्व के दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा अपनाई गई थी। अब पहले के सुल्तान जहां कठोर नीति का पालन कर रहे थे, जब जलालुद्दीन के द्वारा उदार नीति अपनाई गई तो इसका जो परिणाम निकला, अमीर और सरदार वर्ग में जलालुद्दीन अलोकप्रिय हो गया। क्योंकि ये जो तुर्की अमीर वर्ग थे, ये किसी भी प्रकार से उदार नीति को महत्व प्रदान नहीं करते थे और इसीलिए उसके अत्यधिक उदार होने के कारण वो उससे नफरत करने लगे और उन तुर्की अमीरों में वह अलोकप्रिय हो गया। अब आप देखिए इसका परिणाम क्या निकला जो उसकी उदार नीति थी। मलिक छज्जू जो बलवन का भतीजा था, उसने 1290 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का कारण भी क्या था? सुल्तान की जो असाधारण विनम्रता थी, उस विनम्रता के कारण सुल्तान जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के मात्र 2 महीने के बाद मलिक छज्जू ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके द्वारा मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की गई और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके वह सुल्तान पद प्राप्त करने के लिए या दिल्ली का शासन प्राप्त करने की लालसा में उसने दिल्ली की ओर कूच किया। अन्य तुर्की सरदारों का उसके साथ मिलना उसकी शक्ति को और अधिक बढ़ाना था। कई अन्य तुर्की सरदार भी थे जो जलालुद्दीन की उदार नीति से काफी परेशान थे और इसीलिए उन्होंने मलिक छज्जू को अपना सहयोग प्रदान किया और अपनी सेना सहित वे तुर्की सरदार भी उसके साथ आ मिले। जब मलिक छज्जू के आक्रमण की सूचना मिली तो अरकली खां जो जलालुद्दीन का दूसरा पुत्र था, उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजी गई और बड़ी कुशलता से अरकली खां ने मलिक छज्जू का दमन किया और उसे तथा उसके साथियों को बंदी बना करके सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया। अब यहाँ आप देखिएगा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये अरकली खां का, जब मलिक छज्जू को उसके सहयोगियों के साथ बंदी बना लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखें कि इन विद्रोहियों के साथ जहां कठोर नीति का पालन किया जाना चाहिए था, वहीं सुल्तान जलालुद्दीन ने इन विद्रोहियों के साथ मित्रवत व्यवहार किया। इसके पीछे देखिए कारण भी था। यदि आपको याद हो, राजस्थान हिस्ट्री में रणथंभौर आक्रमण पड़ा था
तो उस आक्रमण के दौरान भी जलालुद्दीन ने स्टेटमेंट दिया था, जब काफी लंबे समय तक उस अभेद्य दुर्ग को वो अधिकृत नहीं कर पाया था, तो उसने कहा था कि मुसलमान की एक बूंद रक्त की एक बूंद पर ऐसे कई दुर्ग वह निसार करने को तैयार है। असल में वो इस्लाम को मानने वालों को विशेष महत्व देता था और संभवतः इसी कारण उसने मलिक छज्जू को भी माफ कर दिया था। यद्यपि उससे कड़ा और माणिकपुर की जो सूबेदारी थी वो उसने छीन ली थी और इतना तक उसने कहा था कि यदि अपने सुल्तान के विरुद्ध उसके द्वारा तलवार उठाई गई है तो निश्चित रूप से वो अपने सुल्तान की कुछ जो नीतियां थी उससे असंतुष्ट था और ऐसी स्थिति में यदि उसने अपने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया है या तलवार उठाई है तो ये उसकी ईमानदारी का परिचायक है। इस तरह के स्टेटमेंट जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जब दिए गए तो स्वयं आप देखिएगा सुल्तान के पुत्र जो थे उन्होंने अपने पिता और सुल्तान जलालुद्दीन का विरोध किया था। इसके बाद उसका पुत्र जो था उसे अरकली खां उसको मुल्तान भेज दिया गया और उसके साथ ही मलिक छज्जू को भी उसके सेवा में भेज दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को उसके स्थान पर कड़ा और माणिकपुर की सूबेदारी प्रदान की गई थी। अब आप देखिए मलिक छज्जू का जो विद्रोह था ये सुल्तान की उदार नीति का परिणाम था और इस मलिक छज्जू के विद्रोह को आप छोटे क्वेश्चन के रूप में तैयार करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आप देखिएगा जलालुद्दीन की उदार नीति का दूसरा उदाहरण हम लें, डाकुओं और ठगों के प्रति भी सुल्तान जलालुद्दीन द्वारा उदार व दयालु व्यवहार किया गया था। इसमें आप देखिएगा क्या था, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र थे उसमें डाकू निरंतर जो राहगीर हुआ करते थे उनको लूटा करते थे और बहुत से ठग थे वो उनकी गतिविधियों के कारण ये क्षेत्र जो था दिल्ली और आसपास का वो असुरक्षित हो गया था और इनकी गतिविधियों से सुल्तान अनजान नहीं था। लेकिन इनके विरुद्ध आप देखिएगा इनको सजा देने के स्थान पर सुल्तान ने उन सभी को उपदेश दे करके रिहा कर दिया। तो निश्चित रूप से ठगों और डाकुओं के प्रति ऐसी उदार नीति सुल्तान के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हुई, क्योंकि उसने अपने कई अमीरों को इस नीति के कारण अपने विरुद्ध उठ खड़ा कर दिया था। और यही कारण है कि कुछ समय बाद ही, बहुत शॉर्ट पीरियड था 1290 से 1296 ईस्वी, और उस शॉर्ट पीरियड में बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो निश्चित रूप से उसकी उदार नीति उसके भविष्य के लिए एक खतरा बन गई थी। फिर आप देखिए अमीरों के षड्यंत्र, अमीर भी निरंतर जलालुद्दीन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और इन षड्यंत्रों का कारण भी कहीं ना कहीं उसकी उदार नीति थी। ये अमीर जो थे वो सुल्तान को उसके पद से हटा करके उसके स्थान पर किसी योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति को सुल्तान के रूप में देखना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि किसी तरह से या तो सुल्तान अपनी नीति में परिवर्तन करे, उद्दंडियों के और विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर नीति का पालन करे, अन्यथा उसके स्थान पर वे किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करें। और इसीलिए अमीरों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ये भी आपके क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार छोटे क्वेश्चन में आता भी है, सीदी मौला का षड्यंत्र। अब देखिए सीदी मौला कौन था? ये ईरान से आया हुआ एक फकीर था और ये दिल्ली में आकर के बस गया था। दिल्ली के पास ही इसने अपनी खानकाह या मठ उसके द्वारा स्थापित किया गया था। वास्तव में आप देखिएगा खानकाह क्या या मठ क्या था, यहाँ पर वैसे निर्धनों और गरीबों को भोजन कराया जाता था। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ निर्धन भोजन प्राप्त किया करते थे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये जो सीदी मौला था इसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि इतना धन इसके पास आखिर आता कहाँ से था। तो
तो यहाँ पर ये जो इसका मठ था या इसकी खानका जो थी, वास्तव में ये सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्रों का केंद्र बन गई थी। जो विरोधी तुर्क अमीर थे वो यहाँ पर सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध षड्यंत्र की बातें किया करते थे। धीरे धीरे सीदी मौला की भी जो महत्वाकांक्षाएं वो जागृत हो गई थी और वह सुल्तान पद प्राप्त करने की लालसा कर रहा था। और ये निश्चित किया गया था कि सीदी मौला शुक्रवार के दिन अमीर लोग राजद्रोह करें और उसके बाद सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रच के सुल्तान को अपदस्थ कर दिया जाए और सीदी मौला को खलीफा घोषित कर दिया जाए और बलबन के अमीरों और उसके जो पुत्र थे उनको महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाएं। लेकिन यहाँ आप देखिएगा, जब ये पूरी योजना तैयार की गई थी तो इस योजना की भनक किसी तरह से सुल्तान जलालुद्दीन को लग गई थी और सुल्तान जलालुद्दीन के द्वारा फिर सीदी मौला के विरुद्ध कार्रवाई की गई और अंत में उसके पुत्र अरकली खां के संकेत पर सीदी मौला का अंत कर दिया गया था या उसकी हत्या कर दी गई थी। अब जलालुद्दीन के समय में सैनिक अभियान, पहला अभियान 1291 में उसके द्वारा रणथंबोर के विरुद्ध किया गया था और दूसरा अभियान मंडोर के विरुद्ध उसने किया था। इसके जो दोनों ही अभियान है इनको हम पूर्ण या सफल अभियान नहीं बोल सकते। यानी सैनिक दृष्टि से यदि आप देख, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी रक्तपात से बहुत घृणा करता था और इसी कारण से उसने अपने सैनिक अभियानों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको इस्लाम के अनुयायी अत्यधिक प्रिय थे और वह किसी भी कीमत पर उनका रक्त बहाना नहीं चाहता था। फिर मंगोलों के विरुद्ध अभियान, उसके शासनकाल में 1292 ईस्वी में मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किए गए थे और हजारों मंगोल बंदी बना लिए गए थे, क्योंकि इन मंगोलों के विरुद्ध सुल्तान की तरफ से कार्रवाई की गई और कुछ समय बाद ही अब्दुल्ला में और सुल्तान में संधि हो गई थी और इस संधि के बाद अब्दुल्ला जो था वह वापस लौट गया था। इसी समय आप देखिएगा दोनों संधि होने के बाद चंगेज खां का एक पुत्र था उलुग, वह यहीं रुका और उलुग और उसके कुछ अनुयायियों ने यहाँ पर रहते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया था और ये मंगोल उलुग खां के नेतृत्व में या उलुग खां के आदेश पर या उसके द्वारा जो इस्लाम ग्रहण किया गया था, वे सारे मुस्लिम जो थे वे नव मुसलमान कहलाए। इन नव मुसलमानों को आप आगे के लिए भी याद रखिएगा, क्योंकि भारत की मुस्लिम राजनीति में इन नव मुसलमानों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आप देखिएगा अलाउद्दीन के सैनिक अभियान। अलाउद्दीन खलजी जो है वो जलालुद्दीन का भतीजा भी था और जलालुद्दीन का दामाद भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप इसके बारे में देखिए, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और इसने धीरे धीरे किस तरह से सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने चाचा और ससुर की हत्या करके सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया था। सर्वप्रथम आप देखिएगा अपनी इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया। भिलसा एक बहुत ही समृद्ध नगर था और अलाउद्दीन का भिलसा पर आक्रमण करने का कारण सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि वो एक विशाल सेना तैयार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी जो उसे इस समृद्ध नगर से प्राप्त हो सकता था। और अपनी इसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने 1292 ईस्वी में भिलसा पर आक्रमण किया और भिलसा में का सफल आक्रमण करने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन उससे अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे आरेजे मुमालिक का पद जलालुद्दीन के द्वारा प्रदान किया गया। अब जब ये विजय अलाउद्दीन को प्राप्त हो गई और आरेजे मुमालिक का पद उसे प्राप्त हो गया तो उसकी महत्वाकांक्षाओं में और वृद्धि हुई और उसने और अधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां पर रामचंद्र देव का शासन था। देखिए देवगिरी
हम लोग इसे आगे अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। दक्षिण के राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य था और ऐसा माना जाता था कि ये दक्षिण के राज्य जो थे वो धन संपन्न थे, समृद्ध थे। तो अपने अधिक से अधिक धन वृद्धि के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया गया। यद्यपि यहाँ के शासक रामचंद्र देव ने उसके आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब वह उसके आक्रमण का सामना करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा था तो उसने अलाउद्दीन से संधि की बातें की। लेकिन कुछ समय बाद ही रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव भी जब अपनी सेना सहित वहां पहुंचा तो उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हो गई। दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी अत्यधिक धन की मांग कर रहा था। इस बात को देखते हुए मराठों का सहयोग जो है वो भी उसको मिलने लगा था। तो अपनी एक सेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शंकर देव के विरुद्ध भेजी गई। परिस्थितियां अब ऐसी बन गई थी कि देवगिरी के शासक के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग उसे नजर नहीं आ रहा था और दोनों के बीच फिर संधि संपादित हुई और इस संधि में अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ और इसे लेकर के वह वापस राजधानी की ओर लौटा। और यहाँ से आप देखिएगा उसकी महत्वाकांक्षाओं में निरंतर वृद्धि होती गई। उसके मन में पाप आने लगा और सुल्तान के विरुद्ध उसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया और अंततः आप देखिए अपनी इसी लालसा, इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई और स्वयं जुलाई 1296 ईस्वी में वह दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुआ। इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी के शासन का अंत हुआ और उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी बना। आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगी आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें, अपने इस ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लाभ उठाएं और जब भी मिले तो इन टॉपिक्स को लेकर के आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सदैव तैयार हैं। इसी रिक्वेस्ट के साथ हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।